एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों नमस्कार। आ गया हूं आप सबके सामने जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। ये नरमपंथी उदारवादी चरण के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें से जो नरमपंथी और उदारवादी चरण चला था, कब से कब तक चला था ये आपको ध्यान में रखना है। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक? 1885 से 1905 तक। ये ध्यान में रखना है। ये उदारवादी चरण का युग है। इस समय तक मतलब अंग्रेजों के सामने ये लोग रिक्वेस्ट करते थे, अंग्रेजों के सामने धरना प्रदर्शन करते थे शांतिपूर्ण ढंग से। मतलब एक बहुत ही अहिंसक टाइप, बहुत ही शांतिपूर्ण टाइप आंदोलन का स्वरूप था। और इस बात पर काफी विवाद है कि इससे कुछ इन्हें हासिल हुआ भी या नहीं। ये एक बहुत ही डिस्कशन का क्वेश्चन है। लेकिन ये 1885 से 1905 तक के चरण को नरमपंथी या उदारवादी चरण कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके पहले ये बता दूं कि जीएस की फीस सिर्फ 1100 रुपए है। किसी भी सब्जेक्ट से जो लोग एलटी की तैयारी कर रहे हैं या जीएस कवर करना चाहते हैं तो 1100 रुपए पे करके सीधे ऐप में पे कीजिए, सीधे एप्लीकेशन को रजिस्टर कीजिए, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। द वॉरियर्स एप्लीकेशन का नाम है, फिर से मैं बता देता हूं। उस पर जाएंगे, साई की स्टिकर लगा हुआ एक ऐप दिखाई देगा, पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर ऐसे ही दिख जाता है। उसमें जाके आप डाउनलोड कीजिए। फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये सब लगेगा। और जैसे फेसबुक पर आप पासवर्ड बनाते हैं, एक पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां पेमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को एक्सेस कीजिए। मतलब कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियोस को वहां पर आसानी से ऐप पर देख सकते हैं और संबंधित पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ की अपलोडिंग में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे पीडीएफ है, अपलोड करने में टाइम लग रहा है। तो जिन लोगों को पीडीएफ अगर नहीं भी मिल रहा है ऐप से, वो परेशान ना हो, 4-5 दिन का वेट कर ले, आराम से सारे पीडीएफ मिलने लगेंगे। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, हर एक बैच की फीस अलग होती है। हर एक बैच में ये हमारी टीम तय करती है कितनी फीस रखी जाए। और हर एक बैच का मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, वैलिडिटी बाकी चीजों का फर्क होता है और उनकी फीस भी अलग होती है। और ये हमारा सर्वाधिकार है, हर एक बैच में हम कितनी फीस रखते हैं। हमने 9500 भी फीस रखी है, हमने 6500 भी फीस रखी है, हमने 3000 में भी एडमिशन लिए हैं, हमने 1500 में भी एडमिशन लिए हैं। तो हर एक बैच का अपना ये होता है और ये हमारे ख्याल से द वॉरियर्स टीम का सर्वाधिकार है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है भैया, मैं सिर्फ अपना पढ़ाता हूं। बाकी जो हमारी टीम है वो निर्धारित करती है कि किस बैच में कितनी फीस होगी। तो मेरे पास फोन करके ये ना कहें कि सर हमने तो इतनी फीस दी थी, या आपका बैच अलग था, आपका प्लान अलग अलग था, उस प्लान में आपने एडमिशन लिया है। आपको मेरे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कहिए, लेकिन टीचर से फोन करके, पहली चीज तो मैं धीरे धीरे फोन वाला हिसाब किताब बंद करने जा रहा हूं। फोन करके ज्यादातर क्वेश्चन अनावश्यक पूछे जाते हैं, कोई उनका मतलब नहीं होता। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो 5 से 8 में बात करता था, 5 से 8 में फोन पिक ही नहीं करूंगा। शाम 5 बजे के बाद कोई फोन पिकअप नहीं होगा। इधर आप मुझे दिन में 10 बजे से 2 बजे के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। 10 से 2, वो भी बहुत जरूरी हो तो। अगर आपको फालतू का कॉल करेंगे तो फोन आपका पिक नहीं होगा। एक बार से दोबारा मैं नंबर सेव कर लूंगा, क्योंकि अनलाइक अदर टीचर्स मैंने सभी को चांस दिया कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर सके, लेकिन लोगों के क्वेश्चन इतने उल जलूल होते हैं, इतने फालतू के होते हैं, स्टडी ओरिएंटेड नहीं होते। टीचर के पास फोन कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करने के लिए फोन कीजिए, या पेमेंट पे कोई सीरियस इश्यू हो, आपके इश्यू का समाधान ना हो रहा हो। अब जो मैं जगह जगह पे पेड ग्रुप में भी जो अपनी टेक्निकल टीम है उसको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और मुझसे बात करनी ही है आपको तो 5 से 8 में सैटरडे संडे अवेलेबल होने की कोशिश करूंगा। अभी वादा नहीं करता हूं मैं, लेकिन अभी फिलहाल 5 से 8 वाला ये जो मैं बात करता था ये बिल्कुल कैंसिल करता हूं। आप 10 बजे से 10 नहीं 11 बजे रखते हैं।
11 बजे से, दिन में 11 बजे से, अगर बहुत जरूरी हो तो दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं, अगर बहुत जरूरी हो तो। ये शाम वाला चूंकि बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग प्रभावित होती है। खैर, एनी वे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने आपसे पूछा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, तो ये उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण कहा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? 1885 1885 क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन या कांग्रेस की पहली बैठक आप कह सकते हैं, औपचारिक बैठक यहीं पर हुई थी। प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है जो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, खासकर एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी प्रतियोगी हैं, किसी भी सब्जेक्ट से संबंध रखते हो, ये मायने नहीं रखता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। 1885 टू 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, बिल्कुल बात सच है कि उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? अब देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का डोमिनेंस था, प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन उनके हुआ करते थे दोस्तों। संवैधानिक आंदोलन इन द सेंस कि वो कोई भी काम ऐसा वायलेंट या कुछ ऐसे नहीं किया करते थे। वो अपनी मांगे संवैधानिक ढंग से मनवाने में यकीन करते थे। नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? शहर का नाम बताना है। बंबई में, बंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय जो था वहां पर हुई थी पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये वाला देखिए, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। यह ध्यान में रखना है, दादा भाई नौरोजी इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी आपको कई बार बहुत जोर देके कहा है कि जो आसान क्वेश्चन है वही आपकी सफलता और असफलता के कारक बनते हैं, वही आपकी सफलता और असफलता के निर्धारक बनते हैं। टफ क्वेश्चंस से आपकी सफलता और असफलता निर्धारित नहीं होती। ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत सत्य कथन है, स्टेटमेंट है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ये क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है आपको जिसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो वो लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। कौन होंगे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है ये, आप चूंकि एजुकेशन की फील्ड में जा रहे हैं तो इन चीजों का बड़ा महत्व हो जाता है। पहली चीज तो यही आपको याद रखना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904। किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? यह ध्यान में रखना है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उस समय, जो कि आज के डेट में जैसे IAS है, उसी समय ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसमें सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। इट वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर, SN टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? माइकल हूम। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक AO ह्यूम होंगे मेरे ख्याल से। माइकल ह्यूम कैसे हो सकते हैं, हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट। एलन एक्टोवियम ह्यूम होना चाहिए। नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन ऑक्टोवियम ह्यूम। एलन, ये वाला आंसर होगा दोस्तों, मेरा डाउट बिल्कुल सही था। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, ये आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन कहे जाएंगे? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ में भी ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, वैसे मैं पीडीएफ सही करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 10, ओके, और तभी मैं इसको अपलोड करवाऊंगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। आपको ध्यान में रखना ये वाला आंसर होगा बी, इसमें जो ये वाला ऑप्शन है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जो हर्मिट ऑफ शिमला है वो किसे कहा जाता है? AO ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला, AO ह्यूम को एलन ऑक्टोवियम ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय, प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ध्यान में रखना है कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन क्या है? दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसमें से एक और दो सिर्फ सही है, ये ध्यान में रखना है। इसमें से एक और दो सही है, कहने का मतलब दोस्तों ये वाला सही है, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये वाला सही है, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक ये थे। ये दो स्टेटमेंट एकदम सही हैं। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ध्यान में रखिएगा कौन? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से, शेड्यूल्ड कहां के लिए था? पूना के लिए था। पहला अधिवेशन जो है वो शेड्यूल्ड था पूना के लिए, लेकिन 11th आवर में बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। पूना में हैजा फैल गया तो बंबई में स्थानांतरित करना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि पूना में हैजा फैल गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। सी ऑप्शन देखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश, अंतिम चतुर्थांश मतलब 19वीं 1875 के बाद, वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कि मतलब भारत में जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण था, आपस में यूनिटी पूरे देश में बढ़ाने में कौन सा वो तत्व था जिसने अहम भूमिका निभाई 19वीं सदी के चतुर्थांश में, मतलब 1875 के बाद? तो दोस्तों इसको देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण हुआ, उससे भी प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्जन्वेषण। तो इसमें प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण हुआ। इससे क्या हुआ? प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण से कि एक जगह जो समस्या होती थी वही दूसरी जगह भी समस्या होती थी। एक जगह जो अच्छा काम होता था दूसरी जगह भी वही अच्छा काम होता था। प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण जब हुआ तो कोई नियम बनता था तो उसका प्रभाव हर जगह पर समान रूप से होता था। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ेगा, लोगों में एक समान मुद्दे पर समान राय बनेगी। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, इससे लोगों में काफी जागरूकता आई। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, कोई भी जो देश भर में काम हो रहे थे, अच्छे काम बुरे काम, वो सब प्रेस और साहित्य के जरिए लोगों तक पहुंच रहे थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वे कौन कौन से तत्व थे जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उपयुक्त सभी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण में शामिल नहीं था? कुछ तत्कालिक कारण थे, कौन सा कारण शामिल नहीं था आपको ये बताना है। अब देखिए 1878 का शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये जो 1878 में आया शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये एक महत्वपूर्ण कारक था जो बाद में कांग्रेस की स्थापना का एक तत्कालिक कारण बना। शस्त्र अधिनियम, उसमें बहुत सारा भेदभाव था भारतीयों के साथ, तमाम तरीके के भेदभावपूर्ण नियम बना दिए गए। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, उसमें भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए भारतीय अखबारों पर, बाकी चीजों पर। तो इसने भी प्रेरित किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। सी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था। अब देखिए ये भी एक कारण था, 1877 में दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया। अब शाही दरबार मतलब आप दिल्ली में बैठ के आप बिल्कुल रसगुल्ले खा रहे हो, जबकि पूरा देश अकाल की चपेट में है। लोगों को रोटी नहीं नसीब हो रही है, लोगों को कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है, और दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया जा रहा है। तो भारतीयों को, जाहिर सी बात, एक तबके को जो संवेदनशील था, जो शिक्षित था, उसे ये बात दिल से लग गई। 1833 ईस्वी का एल्बर्ट विधेयक विवाद, 1883 का ये एल्बर्ट बिल जो था, ये भी एक कारण बना। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जो है फिर से देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। इसमें से पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं था, तो ये बी वाला शामिल नहीं है, ये कारण नहीं था, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से कोई संबंध नहीं था, जबकि 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा जाता है या आर्म्स एक्ट कहा जाता है, जिसे 1878 का प्रेस एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878 का आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को इसने प्रेरित किया, क्योंकि भेदभावपूर्ण था, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। दिल्ली में आयोजित जो शाही दरबार था 1877 का, जबकि संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। अकाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सूखा और अकाल के लिए दो अलग अलग वर्ड हैं, इंग्लिश में बताइएगा क्या कहेंगे? एक होता है ड्राउट, एक होता है फेमाइन। ओके, दोनों मुझे बताइए, मैंने बता दिया हालांकि। 1883 का एल्बर्ट विधेयक विवाद, तो ये तीन कारक थे, ये और ये, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में तत्कालिक कारण बने। ये बी वाला नहीं था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वायसराय था जो 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कि मतलब इन जनाब के कारण जो भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ गया। ये कौन से वायसराय थे? तो ये कौन थे? ये लिटन साहब थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए और इनकी जो पॉलिसीज थी बहुत अदूरदर्शी थी और जो कि अंग्रेजों के लिए घातक सिद्ध हुई, हमारे लिए तो फायदेमंद सिद्ध हुई, क्योंकि इस तरह की खराब खराब पॉलिसीज बनाई इन्होंने, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, बाकी चीजें में इनका बहुत योगदान रहा। तो इनकी वजह से भारतीयों में जागरूकता आई कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो लिटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? अब देखिए, इसने एक और काम गड़बड़ किया। आज की सरकार भी लगभग वही कर रही है, फर्क नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 साल से घटा के 25 साल करने पर विचार कर रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। तो बहुत फर्क नहीं है। आज जगह सिर्फ गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले लिया है, बस यही फर्क है। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्ट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? 21 वर्ष जब ये परीक्षा की आयु थी तो बहुत सारे भारतीय सेलेक्ट हो जाते थे। जब 19 वर्ष कर दी जाएगी तो 19 वर्ष में ज्यादातर भारतीयों की एजुकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी आईसीएस की, वो कंप्लीट ही नहीं होती थी। तो इन्होंने सोचा कि कैसे भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विसेज में उच्च पदों पर आने से रोकने के लिए 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। आज के भी डेट में लगभग वही चीज की जा रही है। पहले ये था कि आप, जाहिर सी बात है, मिनिमम एज से लेके पहले सिविल सर्विसेज में नियम था 35 से 32 हुआ। अभी सरकार विचार कर रही है कि नहीं, कैसे भी कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं 25 कर दे। तो बहुत फर्क नहीं है सोच में। 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? ये 1878 में लागू हुआ। ये 1878 में लागू कर दिया गया, जो कि मतलब 21 वर्ष मिनिमम एज थी, तो 19 वर्ष कर दिया गया, कि 19 वर्ष कर दी गई। ये 1878 में लागू हुआ, लिटन के ही समय में लागू हुआ। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? आपको यह बताना है कि जो इल्बर्ट बिल विवाद है किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में था, ध्यान में रखना है आपको। किसके समय में? इल्बर्ट बिल विवाद। इंटरनेट पे डालिएगा डिटेल के लिए कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या होता है, आपको मिल जाएगा। भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, पहले भी बता चुका हूं। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, इसमें से गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, ये दादा भाई नौरोजी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? अब नरम दलीय नेता के तौर पर किसे नहीं जाना जाता? दादा भाई नौरोजी नरम दलीय थे। एमजी राणाडे नरम दलीय थे, मतलब उदारवादी, गोपाल कृष्ण गोखले भी। लेकिन तिलक जो थे उग्रपंथी थे। तिलक ने ही कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि नरमपंथी नहीं थे, नरम दलीय नहीं थे। याचना में यकीन नहीं करते थे, रण में यकीन करते थे। याचना नहीं, अब रण होगा। तो आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? फिर से देखिए, 1885 में की गई, भूलिएगा नहीं, 1985 करके मत आइएगा, राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी, फिर से वही क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में नहीं थे। जीके गोखले थे, आरसी दत्त थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे, लेकिन ये व्यक्ति नरमपंथी नहीं था, गर्मपंथी था। या थे कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत महान व्यक्तित्व है, माफ कीजिएगा उसके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, असैनिक सेवक।
ओके, असैनिक सेवक मतलब वो सैनिक नहीं थे और एक तरह के सेवक रहे थे, मतलब एक तरह से सिविल क्षेत्र में रहे थे। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। जो नरमपंथी नेता कहां से थे, उदारवादी नेता, ये शहरी क्षेत्रों से थे। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन। ये आपको ध्यान में रखना है, बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास की घटनाओं को याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है, हमें बताना है कि कौन सा। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो इसमें सही क्रम क्या होगा? तो 1 3 4 2 का सही क्रम है। मतलब पहले बॉम्बे एसोसिएशन 1, फिर 3 इंडियन एसोसिएशन 1 3, फिर उसके बाद 4 इंडियन लीग, फिर 2 मद्रास महाजन सभा। तो इसको ये ध्यान में रखना है, इनका क्रम ध्यान में रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 31 देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने यहाँ मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, संसद के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि पता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबसे मिलकर संसद बनती है। तो उसी तरह वहां भी क्या होता है, वहां पर संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। किसने कहा था? ये क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोबारा पूछा गया। इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, उसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं या सहयोग करूं। ये इनका स्टेटमेंट था। कौन? किसका? कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको ध्यान में रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। कारण हमने आपको पहले बताया है कि उसी समय इंडियन एसोसिएशन की बैठक होनी थी, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय संघ बाद में उसका विलय हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1837 में हुई। ध्यान में रखिएगा, यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए यहां पर सी ऑप्शन। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार वर्ग के कल्याण के लिए की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार वर्ग के कल्याण के लिए की गई थी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, 1866 ये डेट हमें क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, चूंकि जहां मुझे डाउट होता है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझ पर इतना यकीन करते हैं और मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आप तक कोई रॉन्ग पहुंचे। जहां पर मुझे शक होता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, 1866 बिल्कुल करेक्ट डेट है, कोई डाउट नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? लंदन में की थी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की, अगर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, महादेव गोविंद रानड़े ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बिल्कुल गलत है, आप जानते हैं, पहले भी बताया जा चुका है कि बंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया था। लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। यहां पर देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है, 2 और 3 इसमें सही है। पहला नहीं सही है, आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, बंबई में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये भी सही है, दादा भाई नौरोजी की ही अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये ध्यान में रखना है। 2 और 3 सही है, पहला वाला नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? मतलब सीधे कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए भारतीयों का। कहां पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? ब्रिटिश संसद में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वहां की जो पार्लियामेंट है वहां में। किसने ये डिमांड की 1875 में? कि हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की और इस चीज की मांग की कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। द डक्कन एसोसिएशन ने ऐसी डिमांड, द डक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज से। ये बहाना ढूंढते थे अंग्रेज कि कैसे बर्खास्त किया जाए, किसी को भी उच्च पदों पर चाहते ही नहीं थे कि भारतीय जाएं। हर एक शहर का जो पॉश एरिया होता था वहां पर भी भारतीयों को अलाउड नहीं होता था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिशर्स द्वारा जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। ये पॉइंट देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सुमेलन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, नहीं तो आपको अब तक समझ में नहीं आएगा। ये देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, स्थापना वर्ष दिया हुआ है, एक तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापना कब हुई? 1843 में स्थापना हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में, इंडियन एसोसिएशन की भी 1876 में। तो दोस्तों इसमें से अगर हम बात करें तो ABCD सही हो जाएगा, इसी क्रम में होगा। तो यहां पर 1 2 3 4 ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यह स्थापना के वर्ष है, इनको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, अब ये निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करना है दोस्तों। मद्रास महाजन सभा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस, ये क्रम से ही है, ये ध्यान में रखिए। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापना हुई। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। बंबई प्रेसिडेंसी इंडियन एसोसिएशन 1876 में। कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में। तो इसमें अगर इसे हमें सुमेलित करना हो तो ये 1 2 3 4 के क्रम में ही आ जाएगा। ABCD, ये यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, ये यहां पर ए ऑप्शन, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी?
ये क्वेश्चन है आपका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? किस मुद्दे पर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया? ये जिस चीज से ये सबसे ज्यादा इनको आघात लगा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, उसी को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इस मुद्दे पर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया इंडियन एसोसिएशन ने। नेक्स्ट आते हैं। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था दोस्तों? 1883 में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 में विलय हुआ। कब विलय हुआ? पहले भी बता चुका हूं, 1886 में। अब यहां पे देखना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर रखे हुए हैं। थोड़ा सा छोटा मैंने कर दिया है क्योंकि आपको दिख सके क्लियर कट। आई होप इट विल बी विजिबल टू यू ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। रहस्यमय उद्गम, ये सब सिद्धांत हैं, ये किसने दिए आपको ये बताने हैं। ये सिद्धांत हैं वेरियस टाइप के, ये आपको बताने हैं किसने दिए। तो अगर हम देखते हैं रहस्यमय उद्गम का सिद्धांत, ये पट्टाभी सीतारामैया। थियोसोफिस्टों की योजना, एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत, लाला लाजपत राय। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसमें, इसी क्रम में। तो ये किसने कहा था? रहस्यमय उद्गम का सिद्धांत दिया पट्टाभी सीतारामैया ने। थियोसोफिस्टों की योजना कहा। कांग्रेस के उद्गम के बारे में ये तमाम सिद्धांत हैं कि रहस्यमयी उद्गम हुआ, कांग्रेस की जो स्थापना हुई रहस्यमयी ढंग से हुई, ये पट्टाभी सीतारामैया का मानना था। थियोसोफिस्टों की योजना थी ये, जो मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट रिलेटेड थी। एनी बेसेंट ने ये कहा कि डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा। सुरक्षा का पाठ, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, लाला लाजपत राय ने दिया। तो 1 2 3 4 ही सही हो जाएगा। यहां पर देखिए ये सुमेलन करना है आपको। अब कुछ पुस्तक है, उनके लेखकों के नाम बताने हैं। 1 2 3 4 के ही क्रम में होगा। आपको यहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह क्वेश्चन रखे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया की रचना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी रचना है? पट्टाभी सीतारामैया की। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट की यह रचना है। एनी बेसेंट ने लिखा हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। इंडिया टुडे, आर.सी. दत्त की रचना है। आपको ध्यान में रखना है 1857 एस.एन. सेन की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान में रखना है। बाकी तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 एस.एन. सेन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? जो प्रथम सत्र, पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था जो प्रथम सत्र की बैठक हुई थी उसमें। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? बेडरबर्न ने की 2 बार, ये ध्यान में रखना। यूले ने 1 बार की थी, कादम्बिनी गांगुली, ये बेडनबर्ग ने ये 2 बार की थी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। ये दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर या राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग
माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। डफरिन ने क्या कहा था कि सार्वजनिक भाषण में इंडियन नेशनल कांग्रेस पे अटैक किया और कहा कि जनता के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब भारतीय लोगों का विश्वास इसे हासिल नहीं है। यह कहकर डफरिन ने कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। एल्गिन सेकंड का ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। एल्गिन द्वितीय का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनशाह, मानकजी पेटिट। इसमें से कौन? तो 1 2 3 4 ये चारों कांग्रेस के विरोधी थे। सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, बनारस के शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनशाह, मानकजी, ये सभी कांग्रेस के विरोधी थे। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। ये इसका सहारा लेते थे। उदारवादी जो थे, प्रार्थना, याचना व विरोध। ये डिबेटेबल है कि इनके आंदोलन का क्या परिणाम, कुछ परिणाम निकल के आया भी कि नहीं। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने क्या कहा? ये भिखमंगापना है, इस तरह से कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह से देश को आजादी नहीं मिलेगी, इस तरह से देश के लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। जो कार्य पद्धति उदारवादी या नरमपंथी अपना रहे हैं, भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी किसने? उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की? स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। हाँ, इस काम में बेशक ये सफल हुए कि जो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान इन्होंने जरूर आकृष्ट किया। जनता का ध्यान गया कि ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं अंग्रेज। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ये दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है, जो कहते थे, दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज्य के हुए फायदों का ज्ञान है। ये दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट था। ये अंग्रेजों के सीधे सीधे जितने भी उदारवादी थे खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और ये डरते भी थे थोड़ा अंग्रेजों से, और इनका फायदा भी अंग्रेजों से डायरेक्ट होता था। इस वजह से भी ये अंग्रेजों से थोड़ा सा मिलके रहना चाहते थे जितने उदारवादी थे। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा? ये डफरिन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है कि कोई फायदा नहीं हुआ आपके आंदोलन का। क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है उदारवादियों के बारे में। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करते हुए चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? कि मेढकों की तरह टर्राने से कोई हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगेन बाल गंगाधर तिलक कि साल भर में एक बार अधिवेशन कर लिया और हम सोचते हैं कि हमें उसमें सफलता मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक जब अरेस्ट किए गए 1897 में, तो इनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? इन्होंने आलोचना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की, उदारवादी राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में अरविंद घोष ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1884 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। 69 का डी आंसर हो जाएगा। 70 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो जो अंग्रेज थे राष्ट्रवादियों के प्रति
सशंकित हो गए, राष्ट्रवादियों को शंका की दृष्टि से देखने लग गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? डफरिन का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही रिप्रेजेंटेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये आपके जो 71 क्वेश्चन है मैंने नरमपंथी आंदोलन से रखे हुए थे, ये फिनिश हुए। आप फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि आप अगर एडमिशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। जीएस में आप एडमिशन महज 1100 रुपए में ले सकते हैं। इफ यू विश टू टेक एडमिशन इन जीएस यू कैन। 1100 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जीएस में हमारे कंबाइंड कोर्स के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। तो इस तरह आप अगर चाहें तो जारी रख सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि आप मुझे 11 बजे से 2 बजे के बीच में ही कॉल कर सकते हैं। दिन में हमने बदल दिया है शाम को, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने में डिस्टर्बेंस होती है, कॉल बार बार आती हैं। कल मैं वीडियो कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, नहीं रिकॉर्ड कर पाया, बार बार कॉल आ जा रही थी। कल मैंने इसीलिए कॉल भी नहीं उठाई। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूं और नेक्स्ट वीडियो लेकर गर्मपंथी जो चरण है उस पर वीडियो लेकर मैं आऊंगा आपके सामने और आपको लगातार रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए आपका पूरा सिलेबस कवर करता रहूंगा। बस देखते रहिए लगातार द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर पर जाके द वॉरियर्स। आप जैसे ही वहां पर सर्च बॉक्स में डालेंगे द वॉरियर्स डालते ही पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर एक साइन का आइकन लगा हुआ एक ऐप दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। बिना पेमेंट किए भी आप वहां पर करंट अफेयर्स बाकी चीजें पा सकते हैं, जॉब अलर्ट पा सकते हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको जीएस, लिटरेचर, ग्रामर इन सब से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।